बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है सर। लेकिन अगर डेट टू जीडीपी रेशो पे आप इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं तो फिर टैक्स टू जीडीपी रेशो का भी जिक्र करें, वो डिक्लाइन हुई है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो हमारा इवन दो टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हुई है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशो के अंदर कमी आई है और उसकी दो वजूहत बनी और बैक टू बैक। और शुरू में इसलिए ग्रोथ पीछे थी। जितना बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस, इतना बड़ा बैरूनी ख़जाना जब हमें मिला तो वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। वो अब तो स्टेट बैंक ने पब्लिकली बोल दिया ना। पहले तो जिस वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर था मैं बताता नहीं था कि कहीं रुपए के ऊपर रनिंग ना हो जाए। इशारों में बात करता था। वो जो कहते थे ना कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो चुका था, रोज़ाना की बुनियाद पर डिफ़ॉल्ट हो चुका था। हमारे जो ज़खायर थे ज़र मुबादला के वो कम नहीं थे, वो मनफी थे, क्योंकि हम जो शॉर्ट टर्म स्वैप्स करते हैं वो तो बुक्स पे नजर नहीं आते। तो वो अब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मुर्तजा सैयद ने, एक्टिंग गवर्नर ने पब्लिकली बता दिया ना, हमारे मनफी रिजर्व्स थे जिस वक्त असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर बने, ये हमें मईशत मिली थी संभालने को। उस सूरत हाल को देखते हुए जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी उसमें लामहला मईशत की ग्रोथ स्लो की जाती है। ख़ास तौर पे इंपोर्ट्स आपको कर्टेल करनी थी क्योंकि बैरूनी खसारा था। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स हमारा आता है इंपोर्ट्स के ऊपर। जब हमने इंपोर्ट्स के ऊपर ब्रेक्स लगाई तो टैक्स कलेक्शन भी आपकी स्लो हो गई। जैसे ही वो एडजस्ट, और फिर आगे अगले साल कोविड आ गया, जैसे ही हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए, स्टेबिलिटी के बाद आप ग्रोथ की फेज़ में आए। अब आपने वो भी देखा 30% से ज़्यादा एक साल के अंदर ग्रोथ आई है। और ज़ाहिर है इकॉनमी तो नहीं 30% से बढ़ी थी, इकॉनमी 6% से बढ़ी, इन्फ्लेशन तकरीबन 10% होगी, तो आपकी को 16% नॉमिनल ग्रोथ थी और 30%। सो इस साल बहुत बेहतरी देगी। इसी मोमेंटम को आगे अगर आप चलते रहने देते तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो हर साल और बेहतर से बेहतर होता जाता। अच्छा सर, आपने देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, अपोजिशन में भी रहे, 3.5 साल की मिनिस्ट्रीज़ में भी रहे। अब आप नहीं समझते सर इस मुल्क में एक मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है? और वो कौन से मसाइल हायल है जो हम इस तरफ नहीं बढ़ सकते? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल 100% में दुरुस्त है कि हमें जिस तरीके से जमहूरी निज़ाम चल रहा है ये नहीं चल सकता, या कम से कम ये अगर चल भी जाए तो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल नहीं हल कर सकता। ये 100% दुरुस्त बात है। इसके अंदर अब हर्डल क्या है, इस क्या चीज़ है जो हमें रोकती है कि एक बुनियादी इस्लाहात की जाएं? वो ये है कि अपोजिशन के साथ जब हम बैठते थे, ये तो आप बहुत बड़ी इस्लाह की बात कर रहे हैं, छोटी सी फैटफ की हम लेजिस्लेशन जब करने जाते थे वो बोलते थे भाई पहले इधर बैठो, पहले नैब की। उन्होंने आए टेबल के सामने हमारे बैठे और एक मुसवदा हमें पकड़ा दिया उन्होंने हाथ में, उसमें कोई 34 या 36 शिक थी और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर और इस पर बात नहीं होगी। ये नहीं कि अच्छा इस पर बात करते हैं, बात नहीं होगी, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं चेंज होना, ये करोगे तो फैटफ को वोट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये जो अकाउंटेबिलिटी का इशू है ना, ये इस वक्त बुनियादी इशू बन गया है जो जड़ है इस मसले की कि जिस तरफ आप जा नहीं सकते। अगर हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ऐसा बन जाए जिसके ऊपर सियासतदानों में ये इत्तफाक हो जाए कि ये अब एक सिस्टम आ गया है, एक निज़ाम आ गया है, इसमें ताकत भी है, कोई मैं अगर गलत काम करूंगा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मेहताब गलत काम करेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे, अगर मेहताब ने कोई कसूर नहीं किया है तो वो गलत पकड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है सर। ये चीज़ अगर एक दफ़ा आ जाए और सियासतदानों के कंट्रोल से निकल जाए फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये बुनियादी जो एहतसाब का अमल है, और अब मुझे कोई और तरीका नहीं है बात करने का, तो मुझे अपनी पार्टिजन बात करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल। मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो अभी इन्होंने नैब लॉ पास कराया, ये सियासी पार्टीज़ आपके ख्याल में क्या ये ऐसे निज़ाम को बनने देंगी? अगर ये इस निज़ाम को, मैं अभी ऑफ़र करता हूँ, अगर ये ऐसा निज़ाम बनने दें, बाकी हर चीज़ के ऊपर तरीके इंसाफ जो है वो बात कर सकती है। सही है सर। अच्छा, 1-2 सवाल आखिरी सर। पोलराइजेशन बहुत बढ़ रही है सर, और उस पोलराइजेशन का और पता नहीं कोई विक्टिम है या नहीं, हम साफ़ी बड़े ज़्यादा विक्टिम हैं। एक साइड की बात करें तो दूसरा ट्रोल्स हैं, उसकी बात कर, हल क्या है सर? इसका भी हल वो पिछले जवाब के अंदर है। देखें, इस वक्त नॉर्मल सियासत नहीं हो रही है।
यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि बड़ी एक जिस तरह आम दुनिया के अंदर सियासी पार्टीज़ होती हैं, वो तमाम सियासी पार्टियाँ अपने मंशूर लेके आती हैं, उस पर बहस होता है, लोग वोट डालते हैं। यहाँ तो ये है कि मेरी पार्टी है, मैं उसका सरबराह हूँ, मेरी जायदादें, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल की दौलत उसके साथ जुड़ी हुई है। मेरे लिए अब ये इलेक्शन जो है मंशूर का मसला नहीं है, ये मेरे ज़िंदगी मौत, मेरी जायदाद, सर्वाइवल का मसला है। तो वो जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन नीचे ट्रैवल कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई मरीख से आके ये बना जाए ना कि सही एहतसाब का निज़ाम, जिसमें ना अपोजिशन के साथ कोई ज्यादती की जा सके, ना विक्टिमाइजेशन की जा सके, ना जिसने चोरी की हुई है वो कोई बच सके, तो बाकी तमाम चीज़ें पाकिस्तान की सियासत की ठीक हो सकती हैं। अच्छा सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये सवाल, और इसमें किसी का नाम नाम भी ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो एक परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है कि पीटीआई मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के कुछ यूट्यूबर्स को प्रमोट करना चाहती है और मेन स्ट्रीम मीडिया को ये करना चाहते हैं डिस्क्रेडिट, या मेन स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट है, ये परसेप्शन क्यों है और क्या इसके अंदर हकीकत है? देखें, पहली चीज़ तो ये आप ज़रा सा लिख लें कि ये जो पुराना दुनिया जो होती थी ना, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। वो पुरानी दुनिया दोबारा नहीं आ सकती, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा दें। वो क्या पुरानी दुनिया थी? चंद न्यूज़ के आउटलेट्स थे, और वो जो है वो जो कौम को इंफॉर्मेशन जा रही है वो उसको कंट्रोल करते थे। ठीक है ना, वो माइंड्स को मोल्ड करते, चाहे वो बरतानिया हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, ये पाकिस्तान हो, हर जगह ये ऐसी हकीकत थी। पाकिस्तान में पीटीवी होता था पहले तो, बिल्कुल ही पीटीवी था, बट उसके बाद अच्छा सारी दुनिया में चाहे चैनल जितने मर्जी बना दें, लेकिन हमेशा हर मार्केट के अंदर ये होता है, एंड में 3, 4, 5 रह जाते हैं जो डोमिनेट कर जाते हैं मार्केट को, राइट। जो सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी इनकलाब लेकर आई है, इसने एम्पावर कर दिया है, एक बच्चा घर पर बैठ के अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है। ठीक है सर, ठीक है जी, ये बुनियादी तौर पे एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो जो तहरीक इंसाफ ने इसको अडॉप्ट किया पहले दिन से, हमारी सियासत जो थी उसमें सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और मैं इनफैक्ट लोगों को बोलता था कि मैं पार्टी ज्वाइन करने के ना 4-5 साल के बाद मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं वापस सोचता हूँ कि जब मैं पीटीआई में नहीं था तो मुझे क्या पता चलता था कि पीटीआई क्या है। मुझे ये इमरान खान से पता चलता था या सोशल मीडिया से पता चलता था ठीक कि पीटीआई क्या है। तो वो तो पीटीआई बिल्कुल एंगेज रहेगी, ये दुनिया में दुनिया इस तरफ जा रही है और तहरीक इंसाफ भी इधर ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसका कोई बरह रास्त ताल्लुक नहीं है कि इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया को मैंने डिस्क्रेडिट करना है या नहीं करना। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं उनमें से कई लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ से बहुत करीब आपको नजर आएंगे, और उसमें से कई आपको तहरीक इंसाफ के बिल्कुल मुखालिफ नजर आएंगे। ठीक है। सो जो स्क्रीन पे हो रहा है वही वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि हमारे हर जो मेन स्ट्रीम एंकर है वो हमारे खिलाफ ही बात कर रहा है या तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ ही बात कर रहा है। तो वो जो डिवीजन आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, वही डिवीजन आपको सोशल मीडिया के अंदर भी नजर आ रही है। लेकिन इसकी ये आपको अब मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में स्टार निकलेंगे, घर से निकलेंगे, या एक वो बीट रिपोर्टर जो बना के खबरें देता रहता था, सुबह से लेकर शाम तक वो जूतियां घिसता था, अपने जूते घिसता था, और शाम को एंकर बैठ के प्रोग्राम करता था और सब उसको सुनते थे। खबर उसकी होती थी बीट रिपोर्टर की। कल ये होना है कि बीट रिपोर्टर जो है ना उसने अपना चैनल खोलना है, खबरें तो असल उसके पास हैं, कल वो स्टार बन जाएगा। नहीं सर, ये देखिए डायनामिक्स जो चेंज हो रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो पोलराइजेशन वाली बात थी वो यहाँ भी कुछ ज़्यादा क्रीप नहीं करेगी। मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को। अच्छा, ये भी जो है ना, ये पोलराइजेशन भी ज़रा सा देखें, वो सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है जी। आप अमेरिका में देखें, मैं नॉर्थ अमेरिका में रहा हूँ, मैं कनाडा में रहता था, एक्सन मोबिल के लिए जब मैं काम करता था, वो इतनी महज़ब तरीके से बात करते थे एक दूसरे के बारे में। इंटरव्यूअर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त सवाल नहीं पूछता था, ज़रा सा लगता है ना वो होता है। इंग्लैंड में डिफरेंट था, इंग्लैंड में ज़रा सख्त सवाल। यहाँ पे अब आप वहाँ पे देखें, मैं तो सबको बोला था, ये आप बोलते हैं कि पाकिस्तान में ज़ुबान कैसी यूज़ करते हैं। आप दूसरी पार्टियों का छोड़ दें,
आप डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्राइमरीज हो रही थी जिसमें सारे डेमोक्रेट्स थे, वो एक दूसरे को क्या रहे थे। ठीक है ना। दुनिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया की सियासत में देखें कितनी ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ गई है। ब्रिटेन के अंदर बढ़नी, हर जगह जो है वो पोलराइजेशन बढ़ रही है। एक ग्लोबल फिनोमेना भी है। सर कैबिनेट आप अभी अपोजिशन में है, एक शेडो कैबिनेट नहीं होनी चाहिए वैसे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक हद तक शेडो कैबिनेट है, ठीक है ना, हमारी है। और वो ज़्यादातर वही है जो पुरानी हमारी जो जॉब्स थी ना, वो उसी से रिलेट करती है। तो आप देखते हैं कि जिस वक्त एनर्जी पे कोई बात आती है तो या हमानदर बोलता है या उमर अयूब बोलता है। फाइनेंस की कोई बात आती है तो शौकत तरीन बात करता है। सीपेक की कोई बात आएगी तो असद उमर बात करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक हद तक तो है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन जो है ना वो पाकिस्तान की अभी हमारा सिस्टम डेवलप कर रहा है। वो आप क्यों चाहते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हो जाएं? अच्छा सर, अगर दोबारा पीटीआई को हुकूमत मिले, क्या आप बुनियादी चेंज करेंगे जो पिछली दफ़ा आपने किया था और इस दफ़ा नहीं करेंगे? देखिए, बहुत कुछ सीखा है हुकूमत में, और इमरान खान साहब खुद ये उस बात का कहते हैं, और मैंने उनको देखा, खुद हम लोगों ने भी सीखा। पहले 6 महीने में किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करते थे, आखिरी 6 महीने में कैसे करना। तो वो एक अमल है जिससे कोई भी शख्स जो अपने आप को अकेले कुल नहीं समझता तो वो अपनी गलतियाँ भी देखता है, सीखता भी है। कुछ चीज़ें जो हैं हम डेफिनेटली, मुझे यकीन है कि डिफरेंट की जाएंगी इस दफ़ा अगर दोबारा गवर्नमेंट मिलती है। सो उसमें से क्या सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, और अगर कोई बताना चाहिए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया, बहुत सारी प्रोसीजरल चीज़ की भी, बड़ा डॉक्टर अशरफ ने मेहनत की। लेकिन ये इतना, जिस वक्त ये भी मैं बता दूं कि जब तक वो जो मिसाके जमहूरियत की आप बात करें ना, वो तो कह रहा है वो अब्यूज टर्म है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, अब्यूज टर्म है क्योंकि वो चार्टर ऑफ सेविंग करप्शन बन गया था। लेकिन जब तक वो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आती ना, या भूल जाएं कि आप कोई बहुत बड़ी सिविल सर्विस रिफॉर्म कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। क्या डिफरेंट करेंगे वो आप बताने लगे तो फिर चेंज हो गया। देखिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मसलन फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर ज़्यादा हावी होना चाहिए बनिस्बत जो पहले होता था। वो पॉलिटिकल सियासी को जो है ना पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि मनफी चीज़ समझा जाता है। पॉलिटिकल सिंपली मींस कि जो आवाम की आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट हो डिसीजन के अंदर। ज़्यादा आप लोगों का ज़्यादा इस पे नहीं रहा जी, पकड़ के बंद कर दो। डिलीवरी पे अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर। ये टीवी वालों को बहुत शौक है ये बोलने का, ये मुझे पता है। लेकिन मैं तो रोज़ाना, मतलब मैं तो अगले दिन की मीटिंग नहीं कमिट कर सकता था क्योंकि मुझे इंतज़ार करना होता था शाम को 9 बजे के करीब PM का शेड्यूल आता था अगले दिन का। ला मुहाला हमने कोई 2 मीटिंग 3 मीटिंग 4 मीटिंग वहाँ पे अटेंड करनी होगी थी। तो रोज़ाना कई घंटे मैं PM हाउस में गुजारता था और शेड्यूल मुझे PM का पता था। हमारा क्रिटिसिज्म रिवर्स है मेहताब। 99% ऑफ द टाइम PM का लगता था गवर्नेंस के ऊपर। जिस वक्त बड़े से बड़े क्राइसिस सामने आए हुए थे, जिस वक्त हुकूमत का फ्यूचर लाइन पे था, तो PM जो है वो प्राइस कंट्रोल की मीटिंग्स कर रहे थे बैठे हुए। हम तो ये कहते हैं कि यार उसमें से 20% टाइम निकाल के कुछ सियासत में भी टाइम लगाना चाहिए था। पार्टी किधर जा रही है, सियासत में क्या हो रहा है, इत्तेहादी के साथ क्या हो रहा है। PM का तो 99% टाइम गुजरा ही गवर्नेंस के ऊपर है। ये बातों में बहुत शोर होता था। कौन सी मीटिंग होती थी जिसमें ये पकड़ लो और ये सब होता था? ये मुझे बताएं। मतलब ये मैं बड़ी जी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल फजूल सवाल कर रहा हूँ आप, और मुझे कह दीजिएगा। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के कोई और होते, आप नहीं समझते कि परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती? सर मुझे जो इंप्रेशन है वो ये, मैं बताता हूँ क्यों। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स बहुत करते थे लेकिन फॉलो अप नहीं था उस तरह से। देखें, हर शख्स की स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। आज़म खान की भी स्ट्रेंथ्स थी, उनकी वीकनेस भी थी। बट मेरे ख्याल में आज़म खान की स्ट्रेंथ्स जो हैं वो वीकनेसेस से ज़्यादा थी। उनकी साथ बहुत डिलीवरी भी होती थी। कोई और शख्स होता तो एक मुख्तलिफ सूरत होती, बट ये मलबा उनके ऊपर डाल देना कि उसकी वजह से डिलीवरी, ऐसा नहीं। सही है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। आपने इस पे फीडबैक भी देना है और खुल के मुझे भी बताना है कि मैंने वैसे क्रिटिकल सवाल तो खासे ज़्यादा किए हैं सर के सामने, लेकिन ये है कि आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेहताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।